वेजिटेरियन खाने में अच्छे ऑप्शन है, बस वेजिटेरियन खाने में एक दिक्कत है। नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, हर दिन रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। चाइनीज जापानीज को देखिए आप, व्हाई दे आर सो फ्लेक्सिबल। क्यों वो अजगर की जिंदगी जीना कि आप सो गए और वो अंदर स्लो प्रोसेस हो रहा है शुगर। और प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने के बाद डेथ होगी। अगर प्रोटीन पाउडर एज ए सप्लीमेंट लेना ठीक है, इससे फिर किडनीज और लीवर्स पे क्यों प्रॉब्लम आती है? किडनीज और लिवर में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रोटी को आप भगवान के लिए रोटी बोलना छोड़ो। तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस कोच मिस्टर सतीश कुमार, जो कि बहुत टाइम से क्रिकेट में भी हैं, फिटनेस जर्नी में भी हैं और विदेशों से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेन किया है। सो आई वेलकम यू सर। आज का पहला क्वेश्चन मैं बेसिक से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता बेसिक लेवल पे हम स्टार्ट कैसे करें। ये एक बहुत छोटा सा हर्डल है और उसके लिए कुछ नहीं करना, बस अपने आप को बिस्तर से उतारना है और उस तरफ चल देना है। वो तरफ जिम नहीं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। शायद आपको चलना पसंद है तो आप चलें, आपको दौड़ना पसंद है तो आप वो करें। जो भी बचपन में या कभी आप करते आए हैं, जो आपको एक्साइट करते थे, जो आपको हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करते थे, आपको सिर्फ उसी पे ध्यान लगाना है। आप उस चीज को फिगर आउट करें जो आपको खुशी देती है। वो डांस भी हो सकता है। तो फिटनेस को कभी एक जिम बैग बनाने की कोशिश ना करें। फिटनेस एक मल्टीपल एक्टिविटी है जो आप कहीं भी कर सकते सर, पास्ट में हमारा एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि आपने एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाई थी राम और रावण की। क्या आप एक बार शेयर करना चाहेंगे सबके साथ कि ये एग्जैक्टली रावण आपकी फिटनेस जर्नी में आपको कैसे रोकता है? सर, वो रावण इसलिए नाम दिया है उसको कि लोगों को बड़े आराम से वो नाम याद रह जाए। और क्योंकि साइंटिफिक वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं बोलूँगा सुक्रोसिस और राम को बोलूँगा मैं कीटोसिस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सुक्रोसिस को सुलाना है और कीटोसिस को जगाना है बॉडी में। वही है राम रावण की कहानी। कोरफिट जो है आपका है, ये ट्रेडिशनल जिम से कैसे अलग है? लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो लोग कहते थे कि यार कभी आपने डिफेंस वाले लोग देखे हैं, दे आर डिफरेंट, वो कुछ भी कर सकता है। या स्पोर्ट्समैन, उनकी उनकी डाइट, उनका वो यार वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी फिटनेस वो बहुत अलग होती है। पर ऐसा तो नहीं है ना, वो स्पोर्ट्समैन और डिफेंस वाला बना तो आम आदमी के बीच से ही है। तो क्यों ना आम आदमी को उस तरह की एक्सरसाइज कराई जाए जो सिर्फ स्टेडियम में होती है या आर्मी कैंप में होती है। उसका एक छोटा सा वर्जन मिक्स मैच करके अगर मार्केट में लाते हो और आम इंसान के बीच में लाते हो, 100% तो नहीं बोल रहा मैं उस फिटनेस को, लेकिन क्या आप उसकी 20 या 30% भी फिटनेस अचीव कर लो तो आपका माइंडसेट तो चेंज होगा सर। तो कोर फिट बेसिकली वही काम करता है। एक आम आदमी को आम आदमी की फिटनेस जर्नी की ज़रूरत बताता है कि आपको क्या करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम पसंद नहीं है तो आप जिम जाके जिम ही करो। आपको क्या अच्छा लगता है, हम आपको फिगर आउट कराएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करो। तो बेसिकली कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है कोर फिट, जहाँ एक बच्ची अपने माँ के साथ भी आती है और दोनों अपनी अपनी पसंद की एक्सरसाइजेस करती है। बाप बेटे भी आते, एक पूरा परिवार भी आता है, दोस्त आते हैं, लेकिन सबकी सोच और सबका तरीका अलग है तो वो अपने अपने तरीके में ढल जाता है। यही है बेसिक मोटिव। सर, वर्कआउट स्टार्ट करते वक्त लोग सबसे बेसिक गलतियां क्या करते हैं और जो उनको कभी नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अब किसी ने मुझे बोला कि सुबह दौड़ने जाओ, फिर मुझे दूसरे इंसान ने बोला नहीं नहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, जिम जाओ, वहां पे ट्रेडमिल भी हो जाएगा तो आपका कार्डियो भी हो जाएगा और वहां की एक्सरसाइज भी करो। फिर मुझे किसी तीसरे इंसान से मेरी बात हुई, उसने मुझे एक सजेशन दे दिया कि नहीं बैडमिंटन खेलने जाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें तो करें कैसे, क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमसे दौड़ते भी नहीं बनता उतना ज्यादा। ऑन टॉप ऑफ इट अभी एक मुझे इन डॉक्टर हैं वो मिले, तो ही सेड कि नहीं आपको दौड़ना भी नहीं चाहिए रोड पे, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो रोड क्योंकि हार्ड होती है तो उससे आपके घुटने भी खराब हो जाएंगे। आई एम रियली कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए। नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, हर दिन रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। ओके, दौड़ना तो चाहिए लेकिन हर दिन दौड़ना रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। ग्राउंड्स पे दौड़ सकते हैं, जहाँ मड ट्रेन हो, ट्रेल जहाँ अच्छी हो वहाँ दौड़ सकते हैं। तो दौड़ना तो है। देखिए, हम हमेशा मसल की बात करते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें अपने ऑर्गन ट्रेन करना। तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो दौड़ना है। आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप स्किपिंग भी कर सकते हो। आप ऐसा क्या चीज़ नहीं है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या कार्डियो बढ़ाने का मतलब सिर्फ यही है जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। तो आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। भाई मैं चल के कर सकता हूँ, तुम बैडमिंटन खेल के कर सकते हो,
मैं स्विमिंग से कर सकता हूँ, चॉइस इज योर्स। सो बेसिक अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूं, तो अगर आज कोई भी 30s या 40s में है, 25 में है, 20s में है, तो अगर वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, मतलब बेसिक वे में? स्टार्ट विद बेसिक, स्टार्ट वॉकिंग ओके। एंड ट्राई टू वॉक। हर दिन का इम्प्रूवमेंट। देखिए फिटनेस जर्नी 3 दिन या 4 दिन में नहीं कंप्लीट होगी, ये आपके साथ जिंदगी भर साथ चलने वाली। आप अगर ये सोचें कि मैं 2 दिन करके खत्म कर दूंगा और मैं अचीव कर जाऊंगा, या मैं 3 महीने में गोल अचीव कर जाऊंगा, गोल लोगों के अचीव होते हैं जिनके पास वो गोल होता है, जिनको कोई स्टेज परफॉर्म करना है या किसी को मूवी साइन है, उनको उनका टारगेट गोल पता होता है कि मुझे इतने दिनों में करना है, लेकिन उनको भी जिंदगी भर फिटनेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने में खत्म हो जाएगी। यू कैन अचीव इट, बट आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये लेगेसी ऐसी है, अगर आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो कल थोड़ी पेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस अचीव कर लेते हैं तो आप पेस बढ़ा सकते हैं। पेस अचीव कर लेते हैं तो जो वॉक थी उसको आप जॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब जॉग आप अचीव कर लेंगे तो जॉग को आप स्प्रिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एंडलेस है। मतलब आप स्टार्ट करें, आप कैसे भी स्टार्ट करें, वॉक से स्टार्ट करें, स्विमिंग से स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट। अगर आपके अंदर एक वो बचपन का खिलाड़ी वापस आ जाए जो खेलता था, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ट्राई टू प्ले अ स्पोर्ट विच हेल्प्स यू। वो आपको, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ, एड्रेनल रश के साथ आपकी फिटनेस भी करा देगा। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब हम स्पेशली जिम भी जाते हैं, कि हम कार्डियो पे ध्यान दें या वेट लॉस पे ध्यान दें? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना खाना, एक्सरसाइज सब वैसे ही रखना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म कर सको, जो नियम से कर सको। देखिए एक्सरसाइजिंग का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, एक शब्द है, दैट इज नियम। वो नियम होता है। आप फिट लोगों को देखें, मैं सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा, फिट लोगों को देखें, जैसे आप किसी स्टेडियम में जाएं या किसी बैडमिंटन कोर्ट में जाएं या कहीं भी XYZ जगह जाएं, वहाँ आपको एक अंकल दिखेंगे जिनसे आप पूछोगे कि अंकल कब से खेल रहे हो, तो बोलेंगे यार आज 50 साल हो गए। 50 साल हो गए मतलब 50 साल से वो रोज यही काम कर रहे हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको जिंदगी भर साथ लेके चलना है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, जैसे रोज आप हवा, बाकी जैसा वो भी ट्रेनिंग भी ही वो ही है। आपको ट्रेनिंग को भी उतनी ज़रूरत देनी है। ट्रेनिंग आप हर दिन करें, आप एटलीस्ट हर दिन ना कर पाए तो हफ्ते में 4 दिन करें। 365 दिन ट्रेनिंग को प्लान मत करें। सबसे बड़ी जो गलती इंसान करता है वो कहता है यार मेरे को हर दिन ट्रेनिंग करती है। हर दिन ट्रेनिंग मत करें। अगर आप 4 दिन ट्रेनिंग कर पाए इस हफ्ते में, तो अपने दिमाग को ये कहें कि भाई मैंने 4 दिन ट्रेनिंग की है, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा हैप्पी फील कराने में। लेकिन आप उसको रेग्रेट फील कराओगे कि यार मैंने 4 ही दिन किए, तो आपका ब्रेन नेगेटिव होता जाएगा और कहेगा यार इसने 4 ही दिन किए, और आपको वो नेगेटिविटी आती जाएगी आपकी बॉडी में। तो खुश रहने की कोशिश करें, और वो खुशी कैसे भी मिले आपको, चाहे वो स्पोर्ट्स से मिले, चाहे किसी डांस से मिले, चाहे आपका बस एड्रेनल रश रोज बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एक यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं अपनी जर्नी में, बिकॉज वो जो डोपामिन रिलीज होता है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता। उनको लगता है कि यार बेस है ये सब चीज़ें करना, और फिर धीमे धीमे उनका जो मोटिवेशन है कम होने लग जाता है। जी जी जी, 365 दिन तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। मुझे नहीं लगता है जिम का ओनर भी 365 दिन एक्सरसाइज कर सकता। जितने दिन भी आप कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय करें। बट अगर हम जैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाते ही जनरली लोग क्या करते हैं कि एक पूरा आपका डाइट चार्ट बना देते हैं, और डाइट चार्ट के साथ एक्सरसाइज का भी चार्ट बन जाता है। आपको एक दिन कार्डियो करना है, फिर एक दिन आपको स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, फिर एक दिन आपको चेस्ट करना है, फिर एक शोल्डर्स करने हैं, और वो पूरे वीक का बना देते हैं। तो क्या हर दिन जिम जाना और उस तरह की एक्सरसाइज करना सही है? हर दिन वेट उठाना सही है? मैं अगेन यही कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़रूरत क्या है, पहले आप अपने आप को तो समझें, और उस ट्रेनर को ये बताएं कि सर मेरी ये ज़रूरत है, मुझे ऐसा रहना है। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बॉडी बिल्डिंग में और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में। बॉडी बिल्डिंग लिटरली एक तपस्या है। अगर लोग उसको मजाक बोलते हैं तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स में से एक है वो। अगर जो भी बॉडी बिल्डर्स है, रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि वो इतना तपस्या करते हैं। हम तो चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं, उनको तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो या आप कोई स्टेज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप बेसिक लेमन एक्सरसाइजेस करें, होल बॉडी एक्सरसाइजेस करें। हफ्ते में अपने आप को शेड्यूल करें, 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग, 3-4 2 1 दिन कार्डियो, और स्ट्रेचिंग पे बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। स्ट्रेचिंग पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए एक आम आदमी को, क्योंकि हम बैठी हुई जॉब्स कर रहे हैं, हम लैपटॉप्स के साथ हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी बॉडी दिन पे दिन स्टिफ होती जा रही है। और जितना आप बॉडी को स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल रखोगे,
उतना आपके लिए लाइफ ईज़ी हो जाएगी और आपका दिमाग भी उतना तेज़ काम करेगा। ओके, एक बहुत बड़ा मिथ है, या मिथ है कि नहीं पता नहीं, कि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा कंज़्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्ट वाटर रिटेन करता है बॉडी में। तो देखिए, चाइनीज़, जापानीज़ को देखिए आप, व्हाई दे आर सो फ्लेक्सिबल? दे अवॉइड सॉल्ट्स, ओके, दे अवॉइड सॉल्ट्स टोटली। तो फ़र्क तो है और हमारे शरीर को एक लिमिटेड सॉल्ट की ज़रूरत है। हम बहुत एक्सीड करते हैं हर चीज़ को। हम अगर खाने में नमक नहीं है तो हम ज़्यादा डालते हैं। किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, किसी को कम नमक पसंद नहीं है, किसी को कम नमक पसंद है। तो ये पसंद वाला सॉल्ट के साथ नहीं है। सॉल्ट इज़ एक बेसिक नेसेसिटी जो एक पैरामीटर पे होनी चाहिए कि इतना सॉल्ट लेना है। तो आप रिकमेंड करते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं रेगुलरली, तो हमको सॉल्ट का इंटेक कम कर देना चाहिए? सॉल्ट का इंटेक कम कर देना नहीं चाहिए, सॉल्ट लेना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप शुगर और सॉल्ट का ये है कि आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से लें। एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब है। हम मिठाई खाते तो खाते चले जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ त्योहार बने हैं और मैं अगर और बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रीट है। एग्ज़ैक्टली। ट्रीट हमें ट्रीट की तरह लेनी चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन। हर दिन ट्रीट नहीं हो सकती आपकी, त्योहार हर दिन नहीं हो सकता। तो आप उस ट्रीट का इंतज़ार तो करें। अपने आप को उतना मेहनत करके, काम करके उस ट्रीट के हकदार बनाएँ, तब वो आप ट्रीट एन्जॉय करें। एंड व्हाट अबाउट चीट डेज़ या चीट मील्स? पहली बात तो चीट डे हमको बनाना चाहिए, चीट मील करना चाहिए हमको? चीट डे होना चाहिए। चीट डे होना चाहिए। चीट डे होना चाहिए। चीट डे में होना चाहिए और चीट डे के दिन आप खाने से चीट ना करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। वो जो चीट है, वो उसको मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। उस मोमेंट को एन्जॉय करें आप अपनी फैमिली के साथ। जो आपको अच्छा लगता है, आप पेंटिंग करें, जो भी आप जिससे भी आपको सुकून मिलता है, उस दिन वो करें। सिर्फ खाना ही नहीं, वो होना चाहिए आपका सुकून का दिन। अभी हम खाने की बात चल रही है, तो हमारे इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि खाना खाने के बाद तो मीठा चाहिए ही चाहिए। तो क्या खाना खाने के बाद हमको मीठा खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए? देखिए, खाना खाने के बाद आप सीधा बिस्तर पे जाते हैं, राइट? राइट? और अगर आप डिनर करते हैं, तो आप सीधा हमारा जो शेड्यूल होता है, वो ऐसा डिज़ाइन्ड है कि हम डिनर करके सीधा सोने जाते हैं। क्यों? वो अजगर की ज़िंदगी जीना, कि आप सो गए और वो अंदर स्लो प्रोसेस हो रहा है शुगर। अगर आपको शुगर खाना है तो दिन में खाएँ ताकि आप दिन भर जो एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें वो कहीं न कहीं कंज़्यूम हो जाए। तो जितना भी मीठा अगर आपको खाने में आ भी रहा है, तो आप उसको दिन में लेके आएँ, रात को अवॉइड ही करें। तो हम जो दोपहर का खाना है, खाना खाने के बाद स्मॉल क्वांटिटी में, रेगुलर बेसिस पे नहीं। रेगुलर बेसिस पे नहीं। अगेन इट्स गोइंग टू बी ट्रीट। जिस दिन आपकी ट्रीट हो आप उस दिन मीठा खाएं। रेगुलर बेसिस पे आपको मीठा खाने की जरूरत। नेचुरल शुगर आपको हर सोर्स से मिल रहा है। आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप इतनी सारी चीजें ले रहे हैं, उससे आपको नेचुरल शुगर मिल तो रहा है। मतलब आप इस चीज को समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। काम के साथ कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता होगा आपको। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, तो फिर आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखिए, फिटनेस को लोगों ने इतना रॉकेट साइंस बना रखा है। कौन कहता है कि फिटनेस एक सीढ़ी पे नहीं हो सकती? फिटनेस एक 4x4 के टाइल पे नहीं हो सकती। ओके। फिटनेस तो कहीं भी हो सकती है। आप जिस जगह ट्रैवल कर रहे हैं उस होटल रूम में हो सकती है, उस होटल के स्टेयर्स पे होती है। बाय डिफॉल्ट होटल्स में अच्छे जिम्स हैं। आपको एक नियम बनाना है। आप कहीं ट्रैवल करते हो, आप खाना तो खाते हो ना? बिल्कुल खाते हैं। तो आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकते? ट्रैवलिंग इज, मैं मानता ही नहीं कि ट्रैवलिंग आप कोई एक्सक्यूज बोल सकते हो। ट्रैवलिंग, यार आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आप शहर से बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, तो आप कैब छोड़ के थोड़ी देर चल लो, होटल में लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज कर लो। जिम में जब हम जाते हैं, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, और क्योंकि आप एक वेजिटेरियन हो, तो आपको प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में इतना नहीं मिलता है, तो आपको प्रोटीन पाउडर्स खाना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि प्रोटीन पाउडर्स अगर हम खाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी किडनीज को और लीवर को डैमेज करता है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को अगर मैं समझाऊं, जब आप एग्जाम देते हैं तो आप आंसर शीट जब भरते हैं, और अगर आपका उस आंसर शीट में ही काम हो जाता तो आप सप्लीमेंट्री नहीं मांगते। तो सेम गोज विद सप्लीमेंट। अगर आप घर के खाने से अपनी सप्लीमेंट्स की पूरी एसेंशियल्स ले पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप सप्लीमेंट्स लें। स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स में फर्क है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सप्लीमेंट में ओमेगा 3 खाने के लिए, दैट इज फिश ऑयल, और भी सोर्सेज हैं उसके, तो क्या वो बुरा है? नहीं। वाइटामिन्स, क्या वो बुरा है? तो स्टेरॉइड जो चीजें हैं, जो हार्मोन्स इंजेक्ट करके या हार्मोन्स हम अपने हिला के, वो उसको आम आदमी को उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको सप्लीमेंट की भी तब जरूरत है जब आपकी बेसिक नीड घर से पूरी नहीं हो पा रही है। वेजिटेरियन खाने में अच्छे ऑप्शन है, बस वेजिटेरियन खाने में एक दिक्कत है कि अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 200 ग्राम दाल खानी है या 100 ग्राम दाल खानी है, जब उस 100 ग्राम दाल को आप कुकर में डाल के पकाओगे तो इतनी सारी हो जाती है, राइट? तो उसको खाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
वहीं नॉन वेज में वो पोर्शन बड़ा छोटा सा होता है, अगर 200 ग्राम अगर चिकन खाना है तो इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन वेज खाने से कोई ये नहीं कह सकता कि आप फिट नहीं रह सकते, आप सुपर फिट रह सकते हैं वेज खाने से। बस आप अपने वेज खाने को समझें। आपके पनीर में अच्छा प्रोटीन है, आपके चिकपीस में है, वेज में बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस वेज की क्वांटिटी के कारण आदमी थोड़ा घबराता है। बट फिर अगर प्रोटीन पाउडर एज अ सप्लीमेंट लेना ठीक है, तो फिर इससे फिर किडनीज और लीवर्स पे क्यों प्रॉब्लम आती है? किडनीज और लिवर में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसकी ड्यूप्लीकेसी बहुत ज्यादा है सर। प्रोटीन वे प्रोटीन मठे से बना हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं, दूध से प्रोसेस की हुई चीज है, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है और इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी, नेचुरल हटा के नकली बेच के पैसा कमाना। पहले क्या होता था, हम प्रोटीन इंपोर्ट करते थे, जब प्रोटीन इंपोर्ट करते थे तो उसके बड़े फेक प्रोडक्ट्स और बनने लगे उसके देखा देखी। लेकिन अब इंडिया में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई है कि इंडिया में बहुत अच्छे प्रोटीन पाउडर्स इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अब बस आप ट्रस्ट करें कोई समझदार इंसान से, किसी से पूछ के या किसी पे भरोसा करके ही ले। बट अभी क्या होता है कि मैंने लेट्स से कोई जिम ज्वाइन करके रखा हुआ है, अब वहाँ पे कई बार जो जिम ओनर है वही बहुत सेल्सी हो जाते हैं और वही पुश करते हैं कि नहीं आप ये वाला पाउडर लो और इससे ऐसा होगा वैसा होगा। अब मैं उसको ट्रस्ट तो नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने उसको अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। और ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहाँ पे जिम ओनर ने ही इसको रिकमेंड किया था जिम पाउडर को, वो सर प्रोटीन पाउडर को, और प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने के बाद जो भी इंसान ने कंज्यूम किया था उसकी डेथ हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस पे कि ट्रेनी और ट्रेनर के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक बॉन्ड होनी चाहिए, तब एक अच्छा रिजल्ट आता है। आप उसके बीच में अगर उसको मार्केटिंग और सेल्स और टारगेट ओरिएंटेड कर दोगे ना, तो इट्स वो आप जिम को या जिम ओनर को ये खुद समझना पड़ेगा कि वो एक गुरु है और वो एक स्कूल चला रहा है, और जो उसके पास आया है वो क्लाइंट नहीं है। जब वो जिम के दरवाजे में घुसता है, क्या कभी उसने इसको इस नज़र से देखा है कि मेंटली परेशान होगा, इमोशनली परेशान होगा, फिजिकली परेशान होगा, ऑफिस में कुछ चल रहा होगा? आप जब तक वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं करेंगे अपने शिष्य के साथ और उस तरह के रिलेशन में नहीं जाएंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि उसको क्या खिलाना है, क्या कैसे रखना है? वो आदमी परेशान है, उसको पहले परेशानियां तो समझें। यहाँ पे भी कुछ जिम ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट अच्छे रेपुटेड जिम्स हैं और बड़े जिम्स हैं, और ट्रेनर्स के नाम पे सिर्फ 2 या 3 ट्रेनर्स हैं मैक्सिमम। और अगर आप सुबह पीक आवर्स में जाओ, जो कि सुबह 7-8 बजे वाला टाइम होता है, उस समय बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो सिर्फ कैजुअली आपको बता देते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, और वो फिर बाकी लोगों पे ध्यान देते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी नहीं हो पाता कि वो आपको आके देख लें कि आप एक्सरसाइज सही पोस्चर में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या फिर वो आपको जो खाना रिकमेंड कर देते हैं, तो वो ये भी नहीं बताते कि एज अ वेजिटेरियन आपको प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में लेना है पर डे, और ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं घर के हिसाब से कि आप उस प्रोटीन की क्वांटिटी को अपनी बॉडी में कवर अप कर पाओ। ऐसे में फिर कोई इंसान क्या करे? सर आजकल तो ये सब डायनामिक्स देखने के लिए बड़े ऐप्स हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन यस, आज भी गुरु की बात रखी जाती है। और लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को अगर किसी गुरुजी ने कह दिया या सर ने कह दिया तो उनकी बात सबसे ज़्यादा सुनता, हमसे ज़्यादा उनकी बात। राइट, तो ये हमारा कर्तव्य है एक्चुअली। आप 101 मत करो, महीने में एक हफ्ते में आप एक ऐसा दिन रखो जब आप सबसे इंटरेक्ट कर सको। आप जब अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अवेयरनेस आप सबको दें, सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग जिसको करा रहे हैं उसको नहीं, ये अवेयरनेस आप सबको दें। सबको ये पता होना चाहिए कि भाई एक बेसिक आदमी की ज़रूरत क्या है, एक बेसिक आदमी को कैसे एक्सरसाइज करनी है। अगर आप उसको टीच करोगे, उस पूरे कम्युनिटी को टीच करोगे, उस पॉपुलेशन को टीच करोगे, तो ये सब परेशानियां कम होती जाएगी। आप इंडिविजुअल को मत बात करो, आप हमेशा बात करो कि आप सबको ऐसे देखो। अगर आपके जिम में 200 लोग आ रहे हैं तो 200 लोग आपकी जिम्मेदारी है। आप उन 200 लोगों के बारे में बात करो। आप उन 200 लोगों को बेसिक नॉलेज तो दे सकते हो ना कि भाई आपको अपने बॉडी के वेट बराबर इन ग्राम्स प्रोटीन खाना है। तो एक अवेयरनेस तो आई। अब वो होता है जिम में जाके कि सर ने उसको बताया, मुझे नहीं बताया। तो वेट की कितने प्रपोर्शन में हमको प्रोटीन इनटेक लेना चाहिए? एक आम इंसान को अपने वेट के बराबर इन ग्राम्स प्रोटीन, इफ से आई एम 60 kg, 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आम इंसान को। ये बदलता है आपके, अगर आप एथलीट हो तो चेंज होगा, आप
मसल मास बढ़ाने जा रहे हो या बॉडी बिल्डर हो तो चेंज होगा। जैसे आपने कहा था आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से चेंज हो। बिल्कुल, गोल क्या है, आप क्या चाहते हो भाई। खुशियां बहुत छोटी है एक आम इंसान की, अगर उसकी बेल्ट का एक, कहते हैं ना, एक गड्ढा भी छोटा बड़ा होता है तो उसको फर्क पड़ता है। दैट इज अचीवमेंट। वेज लोगों के लिए और नॉन वेज लोगों के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या हैं जो उनको डे टू डे लाइफ में प्रोटीन के लिए ले सकते हैं? नॉन वेज तो भरा पड़ा हुआ है, नॉन वेज में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। वेज में लोग अवेयर नहीं है, लेकिन वेज में भी ऑप्शंस बहुत जाते हैं। हम बचपन से खाते आ रहे हैं दाल रोटी, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, हमारी अगर आप इंडियन थाली की बात करोगे तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर। हमेशा देखें आप, खांचे ऐसे बने होते थे। दाल है, मैंडेटरी होती थी ये दाल। पनीर की सब्जी, 2 प्रोटीन के रेशियोज होते थे। रोटी या चावल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और सैलेड मैंडेटरी होता था। और उसके साथ आपको छाछ भी नहीं होती थी। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, किसी ने नहीं सिखाया, सदियों से चला हुआ है और आज हम यही बता रहे हैं। यही करना है सर, बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नया नहीं आया है। बट डॉक्टर्स अभी आजकल बोल रहे हैं कि रोटी अवॉइड करो, स्पेशली व्हीट अवॉइड करो, क्योंकि उससे एकदम शुगर लेवल आपका बॉडी में बढ़ जाता है और आपकी शुगर मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रोटी खाने से। पर रोटी तो हम बहुत टाइम से खाते पीते आ रहे हैं, तो क्या रोटी कंज्यूम करना ठीक है? रोटी हम बहुत टाइम से खाते पीते आ रहे हैं, लेकिन रोटी हम, अगर आप याद करेंगे तो मौसम के हिसाब से खाते थे। हाँ, पहले कभी बाजरा और वो सब मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन्स, राइट। तो अब हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं। हमारे लिए रोटी का मतलब हो गया है आटा की रोटी। आप चेंज तो करके देखिए, रोटी की डेफिनेशन क्या सिर्फ आटे की रोटी है? नहीं। तो हम आटे की रोटी को रोटी मान चुके। हमें चेंज करके खाना चाहिए, एंड चेंज हमेशा बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। कोई भी आप चेंज करेंगे, आप वेदर चेंज होता है आपको कुछ अच्छा लगने लगता है, आप कोई दूसरी जगह जाते हैं आपको अच्छा लगने लगता है। एवरी चेंज, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सीनिक ब्यूटी हो, आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है और आपको खुश करता है। तो रोटी को आप भगवान के लिए रोटी बोलना छोड़ें, मल्टीपल रोटीज खाएं, अपने ब्रेड बास्केट को चेंज करते रहें, तो इट विल हेल्प। तो जो अच्छे और हार्मफुल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको कुछ आइडेंटिफाई करने का तरीका है क्या? अच्छे और हार्मफुल सप्लीमेंट्स हाँ जी। ट्रस्टेड लें, ट्रस्टेड सोर्स से लें, सबसे जरूरी। ओके। एंड कोशिश करें कि आजकल तो बैच नंबर है, आप उसको कई जगह स्कैन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप ट्रस्टेड साइट से लें। लोगों को बस ये ट्रस्ट नहीं है मार्केट में, जिस दिन ये ट्रस्ट आ गया, सप्लीमेंट्स कभी बुरे नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है सप्लीमेंट्स तो कभी बुरे नहीं है। डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको कैल्शियम खाने के लिए, आप मना करते हो, आप खाते हो। ओमेगा 3 विटामिन्स, कौन मना करेगा, आप खाते हो। बस वहाँ आ जाती बात ट्रस्ट की। जहाँ भी आपको ट्रस्टेड सप्लीमेंट मिले, आप प्लीज लीजिए और खाइए। सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड। अगर कोई अननोइंगली सप्लीमेंट्स का ओवरडोज ले लेता है, तो क्या वो हार्मफुल है, और है तो कैसे? सर, सप्लीमेंट कभी खराब नहीं है। सप्लीमेंट आप समझ ही नहीं रहे। सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स के मार्केट ने सप्लीमेंट को खराब कर दिया? खराब कर दिया। ओके। वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। ओके। सपोज मेरे को ग्रोथ हार्मोन चाहिए, वो दैट इज स्टेरॉइड। पर वो कैटेगरी सप्लीमेंट में आ गया ऐसा? क्योंकि हमने कैटेगराइज नहीं किया, स्टेरॉइड्स को अलग नहीं किया, सप्लीमेंट को अलग नहीं किया, हम स्टेरॉइड्स को भी सप्लीमेंट में काउंट कर रहे हैं, राइट। बिकॉज वो सप्लीमेंट स्टोर में मिलता है। ओके। वो सप्लीमेंट स्टोर में मिलता है भाई, ग्रोथ हार्मोन है। अब वो जिसकी जरूरत है उसके लिए है ना। एक बेसिक आदमी की जरूरत ग्रोथ हार्मोन नहीं है। एक बेसिक आदमी को मसल बड़ा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है। एक बेसिक आदमी 3 दिन एक्सरसाइज करे, अच्छा खाए, अच्छा सोए, अच्छा एंजॉय करे लाइफ को, जो उसे अच्छा लगता है वो करे, वो एक बेसिक आदमी की नीड है। फिर जब ग्रोथ हार्मोन की बात आएगी तो उनके साथ आएंगे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स। ग्रोथ हार्मोन हमको किन कंडीशन में लेना चाहिए, अगर लेना है बाई चांस? मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत नीचे जा चुका है, तो मुझे अगर एक अच्छी 18 साल के बच्चे जैसी बॉडी चाहिए तो मेरे को अपने हार्मोन को डेवलप करने की जरूरत है। वो शार्पनेस, वो चेंजेस, वो जल्दी, अगर मुझे कोई स्टेज परफॉर्म करना है तो, वरना मुझे जरूरत ही नहीं है सर। तो बस यही है। उस कैटेगरी में जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे उस तरफ जाना क्यों है? तो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, और आपने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी किया हुआ है, तो ये सेलिब्रिटीज़ भी क्या डे टू डे बेसिस पे ग्रोथ हार्मोन कंज्यूम करते हैं? डे टू डे बेसिस पे नहीं करते, प्रोजेक्ट्स पे करते हैं सर। ये उनके साथ बहुत अच्छी एक टीम होती है सर। देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी एक स्टडी अलग है, उसका साइंस अलग है, उसको लेना है, उसको फ्लश आउट करना है, उसका साइंस अलग है, उसके लोग अलग है, वो कैटेगरी अलग है, और वो लोग बहुत डिफरेंट होता है। आम आदमी के लिए सब बातें ही नहीं है। ये तरफ ही नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि ग्रोथ हार्मोन, इस तरफ जाना ही नहीं है। हमें तो रोज जैसे दाल रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी से हमारा प्रोटीन वैल्यू नहीं हो रहा है, तो हाँ, हम
एक स्कूप प्रोटीन ले लेते हैं, वो स्कूप हमें बहुत जल्दी हेल्प करता है कि 25 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन एक बार में हमारी बॉडी में चले आता है। तो अगर मैं 60 किलो का हूँ तो मुझे 60 ग्राम लेना है, अगर मैंने एक स्कूप ले लिया तो मेरी बाकी जर्नी वो स्कूप से पूरी नहीं होगी, फिर मुझे वो घर के खाने से करनी है। सप्लीमेंट जो है वो एक हेल्प है। अगर आपने 60 ग्राम घर से पूरा कर लिया तो आपको उस हेल्प की जरूरत नहीं। तो इन अ वे हमको ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कभी जरूरत है तो हमको एक प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में ही उसको कंज्यूम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको उसके लिए एक प्रोफेशनल चाहिए, एजुकेटेड टीम चाहिए, लिटरेट हो, जो इस बारे में अच्छे से जानता हो, जो उसको फ्लश आउट करना भी जानता हो डालने के सिवा। वो एक अलग ही सर जोन है, वो एक अलग ही साइंस है, उसमें आम इंसान को जाने की जरूरत नहीं। आम इंसान जो करता आया है ना, बस उसी को अच्छे से करता है। जब दोपहर का खाना खाता था, 2 टाइम खाना खाता था, अच्छे से खाता था, मेहनत करता था, दौड़ता भागता था, खुशी से सो जाता था। आज भी वही करना हाइड्रेशन है। यस। फिटनेस में कितना इंपॉर्टेंट है और एक इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट। हाइड्रेशन आप तब महसूस करते हैं जब आपका गला सूख रहा होता है। सर हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो आपकी स्किन भी तो सूख रही है, आपके बाल भी सूख रहे हैं, आपके नाखून भी सूख रहे हैं। हाइड्रेशन इज एवरीवेयर। पानी बॉडी में सबसे ज्यादा है, आपको हाइड्रेट रहना जरूरी है। आप देखो ना, जिम में लोग सिपर यूज करते हैं, वाई? इससे एक्सरसाइज के बीच में बॉडी डिहाइड्रेट ज्यादा ना हो जाए। धीरे धीरे सिप करते करते आप पानी पीते पीते एक्सरसाइज करता है। क्या वो सही है? पर बिल्कुल। बट आपका उस समय बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है और आप उसको बार बार पानी पी रहे हो तो आपको बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा। फिर अगर वो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो पानी से शायद बराबर भी तो हो रहा होगा। ओके, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में आप देखिए, आप स्प्रिंट्स लगा रहे हैं, आपने इफ ऐसे 4 रन दौड़े, फिर आपको पानी का ब्रेक तो नहीं मिलेगा उस बाद। उस अगली बॉल पे आपने 3 रन फिर दौड़ लिए। 6 बॉलों पे आपने अगर इतने रन दौड़ लिए और उसके बाद अगर आप कहोगे नहीं मैं पानी नहीं पी रहा, तो आपका शरीर मांगता है सर। बट हमारे घरों में तो ये बोला जाता है कि अभी तुम पसीने पसीने हो, बाहर से आए हो, पानी मत पियो, थोड़ा रेस्ट करो। क्योंकि हम एक साथ पूरा पानी पीते हैं। सिपर क्यों यूज कर रहे हैं जिम में? मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा ना सिपर, बिकॉज आप एक साथ पूरा पानी नहीं पीते सिपर से। आप उतना ही पानी पीते हैं जितनी की आपको जरूरत होती है। अगर आप बॉटल से पियेंगे, आप घर में जब पानी पीते तो आप आधी बॉटल पीते हैं, एक बॉटल पूरी पी लेते हैं, या एक गिलास पीते हैं 300 ml। लेकिन जब आप सिपर से पीते हैं तो आप ज़रूरत का पानी पीते हैं। जब आप खेल रहे होते हो आप ज़रूरत का पानी पीते हो, आप भर के बॉटल नहीं पानी पीते। वो एक लॉजिक होता था जो हमारे घर में सिखाया जाता था कि एक साथ पूरा पानी पी जाएगा, तब दैट इज टेम्परेचर का वेरिएशन आ सकता है, तब आपको स्ट्रोक्स लग सकते हैं, आप हीट से आए हो, कुछ भी हो सकता है। उस प्रिवेंशन के लिए बोला जाता था कि आप एक साथ ना पिए, थोड़ा रुक के पियो, खाना खा के भी रुक के पानी पिए ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। सिपिंग इज नेवर बैड। जैसे कि आप क्रिकेट इंडस्ट्री से हैं और जब हम फील्ड्स पे रहते हैं तो जनरली हम खड़े होके पानी पी लेते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ पानी पीने के लिए कोई बैठता नहीं है। बट एट द सेम टाइम लोग ये बोलते हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, आपके घुटने खराब होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है? कॉन्ट्रडिक्टरी तो है, मतलब मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि नीचे आप रिलैक्स, जो काम आप रिलैक्स होने के लिए, पानी आप क्यों पीते हैं? काम डाउन होने के लिए। काम डाउन होने के लिए, तो आप बैठ के पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसी फील्ड पे रहते हैं अगर वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन कई धर्मों में है कि आपको बैठ के पानी पीना है। कई धर्मों में देखोगे आप कि आप वो बिना खड़े हुए पानी तो पीते ही नहीं, वो बैठ के पानी पीते हैं। तो माइथोलॉजिक टर्म से भी वो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक टर्म से भी बहुत अच्छा है, और ये हम आप भी समझते हैं कि यार पानी अगर बैठ के सुकून से पिया जाए तो ज़्यादा अच्छा एक और पॉडकास्ट में सो उनके यहाँ कोई डाइटिशियन आई थी और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा मिथ है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, आप खड़े होके पानी पी सकते हो, इससे कोई आपके कोई घुटने खराब नहीं होते। है। घुटने उठने खराब होने का तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन जो मेरी बॉडी बोलती है कि यार if अगर मैं थका हुआ हूँ तो सुकून से बैठ के 2 घूंट पानी पीऊँगा ना तो वो मेरी बॉडी में आराम से काम करेगा। मैं किस जल्दबाजी में हूँ कि मैं खड़े होकर पानी पीऊँ? खड़े होकर पानी आप तभी पियोगे ना जब आप किसी जल्दबाजी में हो या आपकी ज़रूरत, मतलब आपको कहीं निकलना है, तो आप ऐसे टाइम पानी क्यों पी रहे हो? तो आप लेजर के लिए जाते हो, आप जूस कॉर्नर जाते हो, या आप बाहर जाते हो, या ऐसे कहीं भी जगह जाते हो, वहाँ बैठ के क्यों पीते हो? जब हम सुबह एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट पे इमीडिएटली हमको कुछ मील्स लेना चाहिए। बेस्ट है प्री वर्कआउट डेट्स। ओके, कुछ हैवी नहीं लेना है हमको, जैसे लोग पराठा ये इस तरह खा के आ जाते हैं। प्री वर्कआउट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्री वर्कआउट आप जितना बेसिक रखेंगे ना उतना अच्छा है। प्री वर्कआउट क्या होता था, हम केला खा लिया, कॉफ़ी पी ली। प्री वर्कआउट मैंने 2 एग्जाम्पल देखे हैं प्री वर्कआउट के।
एक प्री वर्कआउट पाउडर्स भी आते हैं जो जो आपका अगेन एड्रेनल रश बढ़ाता है, तो लोग कहते हैं उससे लिफ्ट अच्छा होता है, ये होता है। ज़रूरी है उनके लिए जिनको सच में हैवी लिफ्ट करना है या जिनको अच्छा परफॉर्म करना है। दो तरह के लोग देखे मैंने, एक जिम में आते हैं, सो रहे हैं दिन भर घर में, बच्चे हैं सो रहे हैं घर पे, जिम की सीढ़ी चढ़े और घर वापस जा रहे हैं। क्यों? हाँ सर, मैं प्री वर्कआउट लाना भूल गया, तो दे आर गोइंग बैक कि मैं प्री वर्कआउट लेके आता हूँ। और कर क्या रहा था वो? पूरे दिन से घर में रेस्ट कर रहा था। एट द सेम टाइम एक बैंकर अपने बैंक का काम निपटा के दिन भर से थक के आ रहा है। दिन भर से थक के आ रहा है, एंड व्हेन ही एंटर्स जिम उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो खुश हो जाता है, उसका एड्रेनल रश अपने आप दौड़ने लगता है कि यार मैं फटाफट एक्सरसाइज कर लूँ क्योंकि मेरे पास अब आधा घंटा बचा है, मैं करके घर जाना है। घर जाना है मुझे। और वही सुबह भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको सो के उठ के आते हैं, फटाफट एक्सरसाइज करनी है, नहाना धोना और जाना ऑफिस, तो उनका एड्रेनल रश अलग लेवल का रहता है। तो ये प्री वर्कआउट सब ब्रेन में। प्री वर्कआउट आप ताकत के लिए खा रहे हैं तो डेट से अच्छा कुछ नहीं, केले से अच्छा कुछ नहीं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब जो पोस्ट वर्कआउट के बाद जैसे हम घर जाते हैं, तुमको क्या खाना चाहिए? क्योंकि क्या इमीडिएटली बॉडी को उसकी लीक होती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल ब्रेक डाउन होता है, तो आपको उसको रिकवरी देने के लिए, मसल रिकवर किससे होगा? प्रोटीन से होगा। जब आप कोई भी प्रोटीन इंटेक करते हैं, खाना खाएंगे, तो उससे जो प्रोटीन इंटेक होगा वो आपका मसल रिपेयर करने में काम आएगा। तो ये जो पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट है वो यही है कि प्री वर्कआउट थोड़ा सा कार्ब खाओ आप हल्का सा, पोस्ट वर्कआउट एक अच्छा प्रोटीन डाइट हो। अच्छा, वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको कोई दवाई खानी है, आप दाल खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, दैट ऑल प्रोटीन। वट एवर प्रोटीन यू इंटेक कर रहे हो आप, वो आपके शरीर को रिपेयर करने में आपका काम करेगा। शरीर को नहीं, हर चीज़ में, आपके नाखून बढ़ाने में, आपके बालों की ग्रोथ में, आपकी स्किन के लिए, आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए वो प्रोटीन काम करता है, जो कि आप पोस्ट वर्कआउट बोलते हो। दैट इज अवर डिनर। वो कोई अलग टर्म नहीं है, दैट इज अवर लंच। क्योंकि आप ट्रेनिंग के बाद क्या करते हो? लंच करते हो। ट्रेनिंग के बाद क्या करते हो? डिनर करते हो। वही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। कोई कोई दवाई नहीं जिसको हिला के खाना है, घर का खाना है। ओके, तो अभी अगर खाने की बात ही चल रही है, तो एक मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी चीज़ चल रही है कि आपको कुक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके रॉ फूड खाना चाहिए। तो क्या कुक्ड फूड बुरा है? प्रिजर्वेटिव्स के साथ है तो बुरा है। नहीं, नॉट एग्ज़ैक्टली। वो बोलते हैं, जैसे अभी हमारी दाल की बात चल रही थी, तो बोलते हैं क्योंकि आपने प्रेशर कुकर में दाल बनाई, जितने भी उसके मिनरल्स से, विटामिन्स से, वो सब आपने उसको खत्म कर दिया उसके वहाँ पे। प्रोटीन का काफ़ी पोर्शन कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो वो बोलेंगे रॉ फॉर्म में ही खाओ, बॉइल्ड फूड या मैक्सिमम बॉइल्ड फूड खाओ, कुक्ड फूड मत खाओ। आप क्या कुक्ड फूड खाते हैं घर पे? मैं घर का खाना ही खाता हूँ सर, दाल में कुकर वाली ही खाता हूँ। और मैं अगेन बोलता हूँ कि आप अपना ब्रेन ट्रेन करें, ओके। बेसिक्स पे रहें। कारगिल वॉर हुई थी सर, कारगिल वॉर में पहाड़ चढ़ रहे थे सिपाही, 40-50 किलो उनके पास होते ही, बिल्कुल पिट्ठू बैग गन मिला के, और पूरी कारगिल वॉर दिमाग से जीती गई थी। और उस दिमाग ने क्या किया था? चाय और पूड़ी खाई थी। एग्ज़ैक्टली, चाय पूरी खाई। तो इट्स ऑल ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, यार ये अच्छा खाना है मैं ये खा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा खाना है मैं ये खा रहा हूँ, लेकिन ये जो कोई बता रहा है इसकी क्या मुझे ज़रूरत है? अगेन फिटनेस इंडस्ट्रीज ना बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग डोमिनेटेड हो गई है। जो बॉडी बिल्डिंग में जो टर्म्स यूज़ होती हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं आई रेस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स यार, वो मतलब तपस्या करते हैं कि उनके खाने में ना स्वाद होता है, ना कोई वो टाइम स्किप कर सकते हैं, वो इतना मेहनत करते हैं, वो ऐसा खाना खाते हैं क्योंकि उनको वो रिजल्ट चाहिए होता है, उनको वो गोल अचीव करना होता है। आम आदमी अपने दिन भर की परेशानियों में इतना है, वो एक अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाए, उसको ये बताओ हेल्दी नॉन हेल्दी क्या है। सुपर फूड्स खाए, सुपर फूड्स जैसे आपके बोल सकता हूँ मैं आजकल, छोटी छोटी चीज़ें, चिया सीड्स हो गए, या आप किनुआ खाएं, तो ये आपको एक हेल्दी डाइट इजीली ये सब दे सकता है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि कुक नॉन कुक, रॉ फॉर्म में खाओ। अरे भाई रॉ फॉर्म में खाने के लिए फल है, सैलेड्स है, फाइबर्स है। रॉ फॉर्म में क्या खाना? पका हुआ खाना खाना है, क्योंकि पकाएंगे नहीं तो आपको आज ये भी तो गारंटी नहीं है कि वो चीज़ें शुद्ध है। राइट। पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं उसमें। पेस्टिसाइड रहते हैं, तो भाई कुक हो रहा है, भले उसकी प्रोटीन वैल्यू नीचे जा रही है, लेकिन एक दिली तसल्ली तो है कि यार वो बैक्टीरिया वो सब जो भी हैं, सब मर गए हैं, सबसाइड हो गए। सबसाइड हो गए। राइट। तो ये ऐसे कौन सोचेगा? एग्जैक्टली।
ऐसे भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई इससे ये फायदा भी होता हो रहा है। नहीं तो उनका क्या कहना है कि एक यूवी मशीन आती है, पहले उसमें पानी वानी भर के पहले उसको उसमें डिप करके रखो खाने को, उसके बाद फिर आप उसको चॉप करके खाओ, जिससे इसके जितने भी बैक्टीरिया वायरस या ऐसी कुछ इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए, फिर उस डाइट को कंज्यूम करो। आज मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, क्या मैं वो सोच सकता हूँ? तो ये फिटनेस इंडस्ट्री में एक फिटनेस को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते जा रहे हैं दिन पर दिन लोग? मार्केटिंग है सर, मार्केटिंग है। और मैं यही चाह रहा हूँ ना, मैं मतलब ये मार्केटिंग उन जगहों पे क्यों नहीं? व्हाई नॉट इन स्पोर्ट्स, व्हाई नॉट इन आर्मी? वहाँ कौन यूवी मशीन में खाना रख के खा रहा है? मेरा पूरा जो अपब्रिंगिंग हुई है वो आर्मी में हुई है, तो मैंने तो यही देखा है कि सुबह लोग अपने काम में लग जाते हैं, कहीं गन साफ कर रहे हैं, कहीं उनकी पीटी हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी बहुत होती रहती है, और वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा फिट रहते हैं, हमसे ज़्यादा उनमें ताकत होती है, हमसे ज़्यादा उनमें स्टैमिना होता है। तो ये बात तो आई टोटली बाय योर पॉइंट। मैं आम इंसान को यही बताना चाहता हूँ कि आम इंसान, हम भी वही लोग हैं, वैसे ही रहना है हमें। कोई रॉकेट साइंस मत बनाओ, अब यूवी मशीन, ये मशीन, वो मशीन। सर कई बार ये होता है कि रेगुलर वर्कआउट हम करते हैं, उसके बाद भी हमको फिजिकल इंजरीज होती चली जाती हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो एक्सरसाइज कर रहे थे और काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, और उनको तजुर्बा भी है काफ़ी। उनको बहुत ज़्यादा बैक का इशू हो गया और शायद उनको फिर कुछ सर्जरी भी करानी पड़ी। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं और उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? अगेन सर, ये देखिए, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जिम इंडस्ट्री या ट्रेनर्स को ब्लेम नहीं करूँगा। ईगो लिफ्टिंग ना करें, ओके। ईगो लिफ्टिंग ना करें। आप जिनको देख रहे हो, जिनसे मोटिवेट हो रहे हो, उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो लोग बहुत प्रो है। तो आप अगर इन एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं तो आप एक मास्टर को अपने साथ रखें। राइट, कई बार होता है जिम में कि हम दूसरे को देख के यस यस। या समटाइम्स दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ओवरवेट उठा ले। ओवर वेट उठा लेते हैं। वेट उठाने का एक तरीका है, वेट उठाने के लिए एक कोच साहब, मास साहब वहाँ पे हैं जिनसे आप सहायता लें। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि वो मेरे मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो उससे दूर ही रहें, जब तक आप वहाँ तक अचीव ना कर पाए। सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी आ गई, मैंने 2 साल एक्सरसाइज करी और अब मैं जिम ट्रेनर बन के आ गया। और मैक्सिमम जिम्स में, जो छोटे जिम्स हैं, उनमें ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, वो कहीं ट्रेनिंग लेके कहीं से नहीं आते हैं, और उस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोग उस जिम में आ रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट्स, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चर, जैसे हमारा आज डिस्कशन हो रहा था कि स्ट्रेचिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेचिंग में उन्होंने बस पैर को थोड़ा अपलिफ्ट करवाया, हाथ को थोड़ा करवाया और स्ट्रेचिंग हो गई विद इन अ मिनट। तो ये कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा सही ट्रेनर है और उसको चूज कैसे करेंगे, एक सही गुरु को चूज कैसे करें, जैसे अभी आपने बोला था? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये उस जिम ओनर की है कि वो अपना स्टाफ ऐसा रखे जो सच में, क्योंकि आप किसी की बॉडी बना रहे हैं या डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप आपको वो अपने आप को समर्पित करके आ रहा है। वो आपको अपने आप को दे रहा है कि सर मुझे ऐसा कुछ करवा दीजिए, ये मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। सेम एज स्कूल, आप अपने स्कूल की परफॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान लगाते हैं। आपके स्कूल में एक लड़का अच्छा पढ़ता है, लेकिन आप बेसिक बाकी लड़कियों पे भी ध्यान लगाते हैं। तो एज अ जिम ओनर, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, मैं तो यही सोचता हूँ, मैं उस चीज़ को वैसे ही देखता हूँ कि यार ये स्कूल है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। उनको इस बारे में नहीं पता, हमें उन्हें अच्छा देना है। आप जब अपना इकोसिस्टम अच्छा करोगे तो आपके यहाँ ट्रस्ट वर्दी लोग आएंगे, आपका ब्रांड ट्रस्ट बढ़ेगा और लोग आपके पास बाय डिफॉल्ट आएंगे और उस चीज़ को फील करेंगे कि नहीं यार ये जगह अच्छी है। लोग स्कूल बाय स्कूल कंपटीशन हो रहे हैं ना, एक स्कूल चाहता है कि मैं उसके साथ से अच्छा हूँ, बाकी स्कूल अच्छे हों। तो आप जिस दिन अपने जिम को स्कूल की तरह, बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट की तरह देखने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप जिम ओनर्स खत्म करेंगे। आप हम पे भरोसा करके आ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों से ज़्यादा। तो क्या आप जिम ओनर्स की जितने भी हैं, मतलब हमारे सिटी में भी हैं, तो आप लोग की क्या कोई क्लोज कम्युनिटी होती है जहाँ पे सारे जिम ओनर्स एक साथ वो मतलब कम्युनिकेट करते हैं आपस में इन तरह से इन सब बातों के ऊपर कभी? सर ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता कि आप इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए एक दूसरे से मिलें
अपने आइडिया थॉट शेयर करें और क्या अपलिफ्ट कर सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में, क्योंकि शुरुआत तो ग्राउंड लेवल से होती है। हम 5 लोग इकट्ठे होंगे, हो सकता है एक दिन हम काफिला बना दें, 5,000 हो जाए, 5 लाख हो जाए। जब हम 5 लाख लोग पॉजिटिव बात करेंगे तो हम इस इंडस्ट्री को क्या देंगे, इस सोसाइटी को क्या देंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहले क्रिकेट और नाउ फिटनेस इंडस्ट्री, तो इधर आपका मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे फिटनेस में जाना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए? क्योंकि दोनों एक अलग अलग चीज होगी। ऑल्दो कॉमन बेस पॉइंट है फिटनेस, बट क्रिकेट एक अलग है, और आज की तारीख में एज अ फिटनेस कोच आप काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। 2007 में मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेलते खेलते आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरे को एक इंजरी हुई थी जिसमें मेरा लेफ्ट नी में लिगामेंट मेनिस्कस 100% टेयर हो गया था। और तब मेरा स्पोर्ट्स का करियर जब देखता था तो मुझे ऐसा लगता था सब खत्म है। और तब सर्जरीज और इनका ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अगर आपने सर्जरी करा ली तो मतलब आपका करियर खत्म है। तो मुझे ना वो पैशन डेवलप हुआ था उस टाइम कि, क्योंकि मेरे को सब पूछते थे अब तुम नहीं खेल पाओगे। एक क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो जब आपने उस समय बाउंस बैक किया, तो वो बाउंस बैक आपने कैसे किया? क्योंकि ये जो कंडीशन है बहुत सारे लोगों की लाइफ में आज अभी है, यू नो तो आप उनको अपनी एक्सपीरियंस से कैसे आपने किया, और आप उनको क्या बोलना चाहते हैं कि बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं इसमें? आप जब सर्जरी से गुजरते हैं ना, आप किसी चाकू के नीचे से गुजरते हैं, तो आप जब लेटे रहते हैं ना उस ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के बाद तो आप बड़े नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, आप पॉजिटिव नहीं रहते हो। आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। बीइंग अ विकेट कीपर, जो स्टेट के लिए विकेट कीपिंग कर रहा था, वो बिस्तर में पड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कल खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, चल नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूंगा। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा चल फिर लेते हो, बाहर निकलते हो घर से, तो आपके आसपास वाले लोग आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि अब तो कैसे खेलेगा, अब क्या होगा, राइट, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। हाँ, तो फिर आपको तब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। तब मैंने अपने आप को मोटिवेशन दिया था कि बॉस कुछ आई तो विल करना है, प्रूव माई सेल्फ अगेन। कुछ तो करना है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लोगों को याद भी नहीं है कि मेरी कभी सर्जरी हुई थी। वही लोग जो उनसे बोलते थे उनको याद भी नहीं होगा कि मेरी सर्जरी हुई, क्योंकि उसके बाद मैं और दुगना फिट हुआ। मैंने फुटबॉल भी खेली, मैंने क्रिकेट प्रोफेशनल भी खेली, मैंने बैडमिंटन नया स्पोर्ट्स चालू किया एट द एज ऑफ 38-39। और मैं अपने बीएसएनएल की टीम में, स्टेट टीम में, उसमें भी। बट आपको डॉक्टर ने अलाउ किया था? डॉक्टर तो कॉन्फिडेंस देता ही था ना, लोग नहीं देते थे। आप अपने आप से डरते थे, क्योंकि आप जब सर्जरी से गुजरते हो, आपके पैरों में स्टिच होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है आपका पैर झूला झूल रहा है। राइट, आप पैर जमीन पे नहीं रख पा रहे हो, तो आपको कल का भरोसा नहीं होता ना कि 3 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा। लेकिन उन 3-4 महीने बाद अगर आप मेंटली और कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने मैराथन दौड़ी, मैंने सब किया। वो ACL इज जस्ट अ टैटू। ओके, तो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने बहुत सारे ऑर्गन डोनर्स के साथ भी किया है काम, जी आपने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी काम किया है, और उनको भी बाउंस बैक कराया है। कैसे कराया? सर, जिनके साथ भी ऐसे हादसे होते हैं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इंसान जब इस फेज में होता है तो सेल्फ डाउट में बहुत ज्यादा होता है, तो आपने उस सेल्फ डाउट को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया? तब वो एक ऐसा ट्रस्ट ढूंढता है। अगर आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो, आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो और वो आप पे ट्रस्ट करने लगता है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। मैंने ये अपनी इस फिटनेस जर्नी में, मेरे को अगर कोई बड़े बैचेस मिले ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ ये बैच मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए यही बैच है, जो ये ऑर्गन डोनर, कैंसर सर्वाइवर। आप अंकिता श्रीवास्तव के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउ शी डिड ऑल दीज थिंग्स, और कैसे बाउंस बैक किया उन्होंने? ठीक है, तो मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो अंकिता थी, तो उन्होंने अपना 76% लिवर अपनी मदर को डोनेट किया था, बट कुछ कारणवश उनकी मदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई थी। बट यस, उसके बाद उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया, वो सर बता रहे हैं। अंकिता मुझे पहली बार मिली थी एक पेड़ के नीचे, क्योंकि तब मेरे पास जिम के नाम पे एक ग्राउंड था जहाँ मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता था। ओके, तो जब अंकिता ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो बेसिक एक्सरसाइजेस में बड़ी परेशान थी, बट यस, वो थी, उसमें एक एक्स फैक्टर हमेशा से था कि उसको कुछ करना है। तो वो एक्सरसाइज करती थी। और तब क्या होता था, मैं अकेला था,
मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो मैं सबको ट्रेन करता था, अपने साथ सबको लेके चलता था। फिर जैसे जैसे ग्रोथ हुई, जिम बन गया, तब अंकिता सेल्फ एक्सरसाइजेस कर रही थी। हम लोग बहुत एक ग्राउंड में एक सर्किट डिज़ाइन करते थे जहाँ पे एक्सरसाइजेस होती रहती थी। तो अंकिता और मेरा बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली रिश्ता है, और वो मुझे मोटिवेट करती है, मैं उसे मोटिवेट करता हूँ चीज़ों के लिए। और तो उसको एक ना एक चीज़ दिखने लगी थी मुझ में कि मैं शायद ईगोस्टिक हो गया हूँ। राइट, बाद में शायद आपने उनको ट्रेन करना कम कर दिया था और अपने हिसाब से खुद ही वो एक्सरसाइजेस करती थी, तो तब शायद ये हो गया था, और उसने मुझसे आके मुँह पे पूछा भी था कि अब जिम खुल गया है और आप मतलब लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हो, तो आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, आज कितने सर्किट किए बाहर? हमारे ट्रेनिंग के सर्किट्स होते हैं। तो बेसिकली 2 सर्किट बहुत होता है। तो उसने बोला बड़े प्राउडली कि मैं 3 करके आया हूँ। मैं 3 कर चुकी हूँ। तो मैंने, अगर तुम 3 कर चुकी हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें लगता है? तो समझ में आया कि उसकी वो जो डिपेंडेंसी थी ना, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और मैं उसको यही बता रहा था कि अगर मैं इस डिपेंडेंसी को बढ़ाता जाता तो शायद तुम ये 3 नहीं कर पाती। आज 3 का 4 कर पाओगी? तो कहती अब भी कर लूँ। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे? तुम अपने आप को क्या वो बेचारी ऑर्गन डोनर समझ रही हो? तुम तो कहाँ आ चुकी हो? एक दिन उसको कहीं से पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि ओलंपिक ओलंपिक कराती है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम, ऐसा कुछ है। तो वो बचपन में स्विमिंग करती थी, एथलीट तो थी। शायद उस दिन आपको रात को 3 बजे फ़ोन करके उन्होंने हाँ, उसने रात को मेल किया और मुझसे पूछा क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैंने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, यू आर अ वंडर गर्ल। तो उसने वो किया, और जब वो मैनचेस्टर पहुंची उस इवेंट के लिए, तो उसका सबसे पहला शब्द यही था कि मैं बहुत गलत जगह आ गई हूँ। क्योंकि क्या है कि इसमें एज कैटेगरी, वेट और हाइट कुछ नहीं होता है, इसमें सब एक साथ होता है। ओके, सो नो कैटेगरीज़, नो सिर्फ कैटेगरी, जो एक कैटेगरी है कि जिसने ऑर्गन डोनेट ऑर्गन डोनर किया। तो कहते हैं कि यहाँ जितने भी एथलीट हैं मैं उनके पाँव के बराबर हूँ। ओके। तो मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। एंड वो मिरेकल था। शाम को एक फ़ोन आता है कि 2 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर। उसने नेशन को प्राउड किया। उसने ऐसे कई लोगों को मोटिवेट किया है जो सोच रहे हैं कि हम फिटनेस कैसे करें। इट्स ऑल इन योर माइंड। इट्स ऑल इन योर माइंड। वो बस मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ दिमाग में। अगर आप अपना ब्रेन ट्रेन कर रहे हो, आप ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते बट कहीं न कहीं एक गुरु की भी भूमिका यहाँ बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज़ अगर आपका एक वो पुश उनको नहीं मिलता और उस समय एक सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलता, शायद वो जो अंकिता हैं आज उस लेवल पे नहीं होती। हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे को स्पोर्ट्स ने दिया है। आज मैं जो भी हूँ स्पोर्ट्स के कारण हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था तो शायद मेरी वो क्रिकेट ने मुझे वो फिटनेस की तरफ इंक्लाइन किया। वो क्रिकेट से मुझे बच्चे मिले जिनको मैंने ट्रेन किया। क्रिकेट से मुझे वो लोग मिले जिनने मेरे को इस जर्नी में आने में हेल्प किया। मेरे कई मेंटर्स हैं। तो जब मैं विकेट कीपिंग करता था, करता क्या था ज़िंदगी भर? वहाँ से एक बॉलर दौड़ता हुआ आता था, मैं उसको मोटिवेट करता था, शाबाश, शाबाश, लग के करना। अच्छी बॉल डालना, दिल से डालना, ठीक है? मेरे को टीम को लिफ्ट करना होता था, वो मेरा काम था विकेट के पीछे। और उसी काम को मैं आज क्रिकेट की जगह फ़िटनेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट रखना। मेरा लोगों को सिर्फ़ काम बताने का काम है कि तुम्हें ये करना है, तुम ठीक हो जाओगे यार। तुम ये करो, ये तुम्हारी ज़रूरत है। और वो मैं विकेट के पीछे कर रहा था, आज बिना विकेट के। वैसे जितना मुझे मालूम है कि आपके फादर भी खुद स्पोर्ट्स से थे। नहीं, नहीं, नहीं। ही वाज़ अ एथलीट, नो? नो, ही मतलब आई सैल्यूट माय फादर, आई रिस्पेक्ट माय फादर। ही इज़ अ फार्मर। फार्मर भी क्या थे, एक लेबर थे वो। ओके। एंड ही स्टार्टेड इधर-उधर मेहनत करके बहुत बुरी तरह, मतलब एक जर्नी है। जब मध्य प्रदेश में एक गाँव है सुल्तानपुर नाम का, ओके? और उस सुल्तानपुर को डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी जिसमें केरल से कुछ फार्मर्स आए थे उस गांव को बचाने के लिए, क्योंकि वो मॉडर्न विलेज ऑफ मध्य प्रदेश कहलाता था। तो वो जो फार्मर्स आए थे उनमें से मेरे फादर एक थे। एंड उनने वहाँ ईंट खेड़ी में रह के काम किया, खेती वेती की अपने रिलेटिव्स के साथ। आज भी वहाँ सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन बसे हुए हैं उस गाँव में। वहाँ काम किया, फिर धीरे-धीरे करके वो बीएचईएल में एज़ अ हेल्पर काम करते रहे, फिर किसी वेट कैंटीन में काम करते रहे। एज़ अ हेल्पर वो 5 से 7 जगह काम करते रहे। एंड फिर उनकी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी-सी दुकान चालू की जो कैंट एरिया में थी। वहाँ उनने हम 2 भाइयों को, मम्मी-पापा ने बहुत स्ट्रगल करके हम 2 भाइयों को किसी तरह सब वो दिया, जो वो दे सकते थे। बट उन्होंने कभी ये प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो? बिल्कुल। देन हाउ कम टू स्पोर्ट्स?
बीइंग अ साउथ इंडियन, आपके घर में पढ़ाई का माहौल रहता है जब आपका भाई ब्रिलियंट हो, आपका भाई एक मल्टीनेशनल का डायरेक्टर है यूएस में, आज टीम लीड है, वो इंडिया लीड कर रहा है और सारी कंट्रीज में काम कर रहा है। एक आपके घर में इस तरह का पढ़ने वाला हो, और दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ बैट बॉल से बात कर रहा है। लेकिन हाँ, मैंने बैट बॉल से खेलना चालू किया, मेरे भाई ने मेरे पे वो ट्रस्ट दिखाया, उसने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरे को, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मैं आज ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा भाई और मेरे माँ बाप के कारण मैं हूँ। चाहे मेरे अंदर कोई भी टैलेंट हो, सिर्फ उन्हीं के कारण हो। उनने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि कम ज़्यादा क्या होता है, नहीं मिला क्या होता है। वो जितनी उनकी बस की थी उससे ज़्यादा उनने मुझे दिया। हमारे गुरु का एक मोटिवेशन और एक पेरेंट्स का भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पे कई बार घरों में हमारे पेरेंट्स इतना मोटिवेट नहीं करते, बट इतना मुझे आपसे समझ में आया कि आजकल के पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। खासकर जब इस तरह की इंजरीज या ऑर्गन डोनेशन से जब बच्चे गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, तो एक कंसेप्ट है कि अगर फिटनेस मतलब सिक्स पैक, ये कितना सही है? सिक्स पैक लाना बड़ी बात नहीं है, सिक्स पैक को कैरी करना बहुत बड़ी बात है। और सिक्स पैक आएंगे कब? जब आप नियम से खाओगे, तोल के खाओगे, बराबर खाओगे, प्रॉपर पानी पियोगे, सोओगे, तब जाके सिक्स पैक आएंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिक्स पैक। एक सिंपल अचीवमेंट है कि आपकी छाती के नीचे आपका पेट होना चाहिए बस। आपकी छाती के आगे आपका पेट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी छाती के नीचे आपका पेट है ना अंदर, तो आप फिट हो। सिक्स पैक है तो आप सुपर ह्यूमन हो। ओके, तो अगर पेट जितना बाहर है बॉडी के, क्या पेट उतना ही अंदर भी उतनी ही बड़ा रहता है पेट? वो तो लेयर है। तो लेयर के बाहर की तरफ ही निकलती जाती है, अंदर की तरफ भी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि बोलते हैं कि जितना, जैसे अगर आप मोटे हो तो आपका जो मोटापा है आपके अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रेशराइज करता है, इस कारण से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स माल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो भी प्रोपोर्शनेट के अगेंस्ट जो भी चीज जाएगी वो डिसबैलेंस तो करेगी। वो तो प्रकृति का नियम है। वो बहुत बेसिक है कि भाई तराजू इधर बढ़ा तो ये नीचे जाएगा। हर चार्ट में क्यों 6-4 को इतना होना चाहिए, 6-3 को इतना होना चाहिए, 5-10 को इतना होना चाहिए। सबका प्रोपोर्शनेट वेट है सर। अगर आप उसको उसको आप उस स्केल को खराब करोगे तो आपके साथ ये डिसएडवांटेजेस आएंगे कि पेट बाहर हो रहा है। जरूरी नहीं पेट बाहर, सबके सबके स्टोरेज एरियाज अलग है। किसी की गर्दन मोटी हो जाती है, किसी का लोअर बॉडी ज़्यादा फैल जाती है। मतलब तो आपको प्रोपोर्शनेट रहना है बस। आपको अपने आप को सिर्फ एक नियम और सिद्धांत पे रखना है कि मुझे इस वजन से इस वजन में। आप कभी ये ना कहें कि मेरा वजन 30 किलो बढ़ गया। आप ये कहें कि यार अभी कुछ दिनों से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ा। जब आप 30 किलो बढ़ा लेते हैं तो 30 से उस वजन पे आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, 1-2 किलो आप मैनेज कर सकते हो कभी भी। तो आप इतना मौका ही ना दो ना कि 30 किलो बढ़े। आप अपने 1-2 के आसपास रहो, सिंप्लीफाई करते जाएं बिल्कुल। तो क्या डायबिटीज या जो प्री डायबिटीज होती है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू? एक्सरसाइज और खाने के थ्रू आप जीवन में कुछ भी कर सकते कैंसर को भी ही कर सकते हैं? हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप स्टडीज कहने लगे, अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो और अगर आप वेट लिफ्ट करते हो तो आप एज अ फीमेल आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप में वो ताकत रहती है ना तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ी रहती है और आप इन सब चीज़ों से वैसे ही बहुत दूर हो जाते हैं। ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग इज वेरी नेसेसरी, मैंडेटरी। आपका मसल जितना स्ट्रांग रहेगा, आप प्रोटीन रिच खाना खाओगे, आपका सब कुछ मसल है सर। अगर आपका मसल अच्छा है ना तो आप इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ो। बट फिर आजकल मेडिकल कंडीशंस क्यों सीवियर होती जा रही हैं कि लोग जिम कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिम करते करते ही वो ट्रेडमिल पे ही कोलैप्स हो गए? आपको आपकी बॉडी इंडिकेट करती है। ओके, अगर आप खाना खा रहे हो और आपको ये समझ में आता है कि यार मैं ये शायद 2 रोटी या 1-2 निवाले ज़्यादा खा लूँगा ना तो मुझे परेशानी होने वाली है, मैं मतलब सेटल नहीं हो पाएगा ये। वो आपका ब्रेन आपको बताता है। ऐसी एक्सरसाइज भी है कि यार आज मेरा मूड नहीं हो रहा, आज नहीं करूँगा, या कल रात को मेरा हेक्टिक हो गया था, कुछ भी हो सकता, पार्टी हो गई थी, आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन आप उसको ओवरडू करने जाओगे या एक्सेस करने जाओगे तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपका नकली सप्लीमेंट्स भी आते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ दिमागी स्ट्रेस नहीं है, बॉडी का स्ट्रेस भी है। अगर आपने हफ्ते भर बहुत सारी एक्सरसाइज करी है या 3-4 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करी है तो आप टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ मसाज और अ वॉक। बॉडी इंडिकेट्स यू, बॉस
रहने दे यार, आज तेरी बस की नहीं है। फिर अगेन आप कोई प्रोफेशनल तो हो नहीं ना एग्जैक्टली। कि आपको करना ही है, ये आपकी टू डू लिस्ट में है कि इस हफ्ते आपको ये खत्म करना ही है क्योंकि आपको ये फिटनेस पानी है, तो कल परफॉर्म करना मैच है, राइट, या आर्मी की ड्रिल है, नहीं है ना। नहीं तो फिर तो आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है एक्सरसाइज के थ्रू, तो मेजरली ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपने एक्सरसाइज से और सिर्फ खाने से सही होते हुए देखी हैं? मैं कैंसर सर्वाइवल्स देखे हैं, मैंने कई लोगों का ये बीपी नॉर्मल होते हुए देखा है, शुगर कंट्रोल होते हुए देखा है। फास्टिंग करते हैं ना लोग, इट्स अ ब्लेसिंग, फास्टिंग इज अ ब्लेसिंग, हर धर्म में फास्टिंग है। और फास्टिंग कभी कहीं नहीं लिखी कि आपको जिंदगी भर करनी है, आपको एक टाइम पीरियड के लिए करनी है, थोड़े दिन करनी है, खत्म करनी है, जस्ट टू डिटॉक्स योर बॉडी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो हम करते हैं वो हमको लॉन्ग रन में कितने दिन तक मैक्सिमम करना चाहिए? ब्रेक देके करिए, हफ्ता कीजिए, 15 दिन कीजिए, 30 दिन कीजिए, लेकिन आप उसको साल भर नहीं कैरी कर सकते। ओके। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, कोई व्रत है, उसकी भी एक लिमिटेड डेज है, डेट्स हैं, टाइप है, दैट इज फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिंग। तो आप कोई भी फास्टिंग को लाइफ लॉन्ग कैरी नहीं कर सकते। आप फास्टिंग का मतलब ये है कि कुछ दिन किया, डिटॉक्स की बॉडी, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आए, फिर एक साल में बीच में जाके डिटॉक्स की बॉडी, उसको आप लाइफस्टाइल ना बनाए कि मैं जिंदगी भर कर। तो ये एक वेट लूज करने का तरीका से ज्यादा बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका है। वेट की बात करें या फैट की बात करें, क्योंकि वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस तो कोई चीज़ ही नहीं है। ओके। वेट लॉस चीज़ ही नहीं है, वेट लॉस बोलना भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा बात करना चाहिए फैट लॉस। बट लोग तो इसी से मार्केट करते हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, इतने दिन में वेट लॉस करवा देंगे। जब इतने दिन में वेट लॉस होता है तो आपको पता है आपकी सबसे कमाई हुई चीज़ उसके साथ क्या जाता है? प्रोटीन। मसल। इसको कमाने में आपको 20-20 साल लग गया, 1 किलो मसल बनाने में आपको कितना साल लगेगा आपको पता है। लेकिन आप जब वेट लॉस बोलते हैं ना उसको इजीली किया, 30 दिन में मैंने वेट लॉस कर लिया, तो 30 दिन में आपने उस मसल को भी खो दिया, तो उसे कहते हैं फैट लॉस। आपको फैट लॉस करना है, दैट इज सिंपल, फैट को जलाना है, मसल को रिटेन करना है और बढ़ाना है। तो ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जहाँ पे हम फैट लॉस इजीली और जल्दी कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कुछ नहीं। ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है, लेकिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इतना तवज्जो देते हैं कि हम 6 दिन करते हैं। 6 दिन नहीं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 दिन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन लेमन लैंग्वेज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिसको आप जिम बोलते हो। ओके। लोहा लोहा उठाना नहीं है, आप रबर से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब आपको अपने मसल को, कार्डियो मतलब अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, स्ट्रेंथ मतलब मसल, कार्डियो मतलब ऑर्गन्स। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको अपने मसल पे काम करना है। जब आप अपने मसल पे काम करोगे, जब आप मसल पे काम करोगे तो आपकी बॉडी एनर्जी मांगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो आपके खाने से आएगी या फिर आपके फैट से आएगी। क्या हमको इन सब के साथ रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी भी पीना चाहिए? मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि आजकल लोग अपने साथ बॉटल लेके घूमते हैं, थर्मस लेके घूमते हैं और उसमें पूरा टाइम गर्म पानी ही पीते हैं, वो 24 घंटे गर्म पानी ही पीते हैं। इज इट राइट? अब पानी सर इतना बड़ा मार्केट हो गया कि पानी के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ, पानी पीऊं, एल्कलाइन पीऊं, आरओ पीऊं, या विराट कोहली जो पी रहा है वो वाला पीऊं विदेश से मंगा के? कौन सा पीऊं? पानी पानी है, बस गर्म कर रहे हो, शायद उसके बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। पानी को एक पानी की तरह रखें, पानी को भी इतना बड़ा मार्केट बना रखा है। आप सोचिए दुनिया में 70% पानी है, फिर भी हर तरीके का पानी बिक रहा है। तो गर्म पानी पीने से क्या फैट लॉस होता है या फैट बर्न होता है क्या? पर मिथ है, मतलब आप सोचो ना, स्टीम में बैठ जाओगे तो आपके पतले हो जाओगे। राइट। इसी से बात एक वो ध्यान है कि लोग सोना बात भी स्पेशली लेने जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्वेट करेंगे, तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो फैट लॉस करेंगे। ऐसा है क्या? जो लोग ग्लेशियर्स में रह के फैट लॉस कर रहे हैं, वो जो ऐसी कंट्रीज में रह के कर रहे हैं, वो नहीं तो मतलब ये कितना सही है कि पसीना बहने से पसीना बहने से सर आपका शरीर हिलता है। ओके। पसीना बहने से फैट लॉस थोड़ी होता है सर। फैट लॉस होता है लेकिन उसका मसल लॉस भी होता है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ मैं दौड़ता चले आ रहा हूँ, मैं अगेन एक मैराथन रनर की बात करूँगा तो आपको हमेशा पतला सा दिखेगा, क्योंकि वो उसका काम है, वो दौड़ता है तो उसके बॉडी में मसल रह नहीं पाता। वहीं आप एक अच्छे स्प्रिंटर को देखोगे तो उसकी बॉडी में आपको एक मसल दिखेगा, डेफिनेशन दिखेंगे। बाकी स्पोर्ट्स में देखोगे तो आपको एक डेफिनेशन दिखेगी मसल की। अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हो या कार्डियो कर रहे हो तो आप उसके साथ अपना मसल भी लॉस कर रहे हो, आप हेयर लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि आपके जब मसल लॉस होगा तो आपकी बाइंडिंग खत्म होगी। बाइंडिंग खत्म होगी तो आपको हर तरह का मसल के साथ हर चीज़ जाएगी, एनर्जी के साथ सब कुछ निकलेगा। स्ट्रेंथ ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेन बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज करो, मसल को ट्रेन करो और मसल को अच्छा प्रोटीन दो। यही साइंस है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आम आदमी हो चाहे एथलीट हो। हमारी बात हो रही थी कि 1 मिनट तक हमको लटकना चाहिए और बचपन में भी हमको बोला जाता था कि लटको हाइट बढ़ती है। जैसे आपने बताया था कि 1 मिनट तक लटको, तो 1 मिनट तक लटकने से फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात है अगेन प्रपोर्शन की बात। आप अपने वेट को जब होल्ड कर लोगे, आप अपने वेट को उठा पा रहे हो और आप अपने वेट को चैलेंज कर पा रहे हो, उस वेट को अगर आप चैलेंज कर रहे हो ना तो वो आपकी
लॉन्गेविटी में बहुत काम आने वाला है। जब आप अपने लाइफ के आखिरी एरा में होंगे तो शायद आपको कुर्सी से उठने बैठने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जार का ढक्कन खोलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लटकने से आपका सब कुछ, ग्रिप से लेके हर चीज़ स्ट्रांग होगी एंड वो लॉन्गेविटी में बहुत काम आएगा। वो ज़िंदगी भर जो बेसिक एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत काम आएगा। बेसिकली आपको प्रोपोर्शनेट रहना है, आपको अपनी बॉडी उठाने लायक रहना है हमेशा, कि आप अपने शरीर का वजन आप खुद उठा पाए। आप एक अच्छा पुशअप लगाए, आप एक अच्छा पुलअप लगाए, आप फिट है। तो ऐसी 5 एक्सरसाइज जो हम घर पे कर सकते हैं, हमको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है और वो हमको फिट बना के रख सकती है। बर्पीज, बर्पीज एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कार्डियो और स्ट्रेंथ का। पुशअप्स, प्लैंक फॉर योर कोर एंड बैलेंसिंग योर बॉडी। अगर आप प्लैंक करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घर पे आप, क्योंकि उसके लिए आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे कहीं भी कर सकते हैं उसे। ट्राइसेप डिप एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, कहीं भी जहाँ कुर्सी मिले, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पर आप डिप लगा लें, घर में बहुत इजीली हो सकती है। और कोर एक्सरसाइज में आप क्रंचेस कर सकते हैं। लेकिन बर्पीज, प्लैंक और पुशअप ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप रोज घर पे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, कार्डियो और कोर का। इन 3 एक्सरसाइज को अगर आप एक सर्किट में डिजाइन करते हैं ना, कि पहले मैं शायद 10 बर्पी लगाता हूँ, फिर 10 पुशअप लगाता हूँ और 1 मिनट का प्लैंक करता हूँ और इसके 3 सेट करता हूँ। एक बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है जिसको आप घर में कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं, और इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, स्ट्रेंथ, कार्डियो एंड कोर। तो इसमें हमको ऐसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। ये आप तभी लगा पाएंगे जब आप एक अच्छा फिटनेस अचीव कर लेंगे, तो आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। टीनेजर्स में आजकल स्मोकिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हम जब छोटे थे तो तब भी एक बंधन रहता था, बट आजकल बहुत छोटी उम्र से लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है एक फिटनेस जर्नी में? इससे बुरा कुछ नहीं है, और ये दोनों आप ये नहीं बोल सकते कि कल कि मैंने सिगरेट पीती है, शराब पीती, मैं एक्सरसाइज से उसे कवर कर दूँ। एक्सरसाइज से आप अपने आप को तो बोल रहे हो कि मैंने कवर कर दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर तो रह गया। ये तो अभिशाप है। तो अगर कोई स्मोक करता है और ड्रिंक नहीं करता बट स्मोक ही करता है, और वो अगर चाहता है कि मैं फिट हूँ, तो वो स्मोकिंग सबसे पहले उसकी बॉडी में क्या खराब करेगी लंग्स के अलावा, और कहाँ इसको रोकेगी? वो डिलीवरी नहीं कर सकता वो जब चाहता है, क्योंकि वो स्लो हो गया है। तो इससे स्मोकिंग से स्टैमिना कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है। आपका लंग्स को ऑक्सीजन लेने की ताकत खत्म होती जा रही है, उसमें कार्बन ही कार्बन है। तो आप जब अपने आप को पुश करोगे तो वो पुश जहाँ आएगा वहाँ वो स्मोक याद दिलाएगी कि मैं हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों में हो तो आप वो परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते जो आप देना चाहते। आप एक जगह जाके बाउंड हो जाते, एक जगह आप पे बैरियर लग चुका होता है। अगर आप रोज अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी स्लो होना लाजमी लाजमी है। आप सोचोगे धीरे, आपके एक्शंस धीरे हो जाएंगे, आप जो डिलीवर करना चाहते हो आप उसमें स्लो हो जाओगे, आपका डेली प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस को स्लो डाउन करता जाएगा दिन पे दिन। बट जब मैंने ऐसे लोगों से बात करी तो उनका ऐसा कहना है कि हमसे स्मोकिंग छोड़ी नहीं जाती। पकड़ी गई तो छोड़ी भी जा सकती है सर। वही इंसान से आप दोबारा पूछना जब उसको डॉक्टर बोल देगा और वो उसकी शर्त हो जाएगी कि अब तुम्हें सिगरेट छोड़नी है, अब वो क्या कहेगा। अभी वो ये बोल रहा है, लेकिन जब वो एक डॉक्टर के पर्चे पे, जब वो डॉक्टर उसको दिखा देगा कि यमराज दिखा। तो मेरी सेम एक ऐसे इंसान से बात हुई, तो वो मेरे को बोलता है कि मैंने छोड़ने की कोशिश करी, बट जब मैं दूसरे को पीते हुए देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है। देखिए, लत इसी को कहते हैं, ये लत है, पसीने का नशा कर। ऐसी स्थिति में कोई अपने माइंड को कैसे चेंज करे? रिक्रिएशन प्लेस इज द प्लेस इन सब के लिए, इस रिहैब के लिए। वो रिक्रिएशन प्लेस बैडमिंटन कोर्ट हो सकता है, जिम हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, हर इंसान के अंदर ना एक हेल्दी कंपटीशन करने की आदत होती है। अगर आपके बाजू में कोई स्विमिंग कर रहा होगा और आप सिगरेट पीते हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे सिगरेट करते हो, जब आप स्विमिंग करेंगे और आप देखोगे कि यार मैं उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका कॉर्नर ऑफ द ब्रेन आपको बोलेगा यार थोड़ी कम करते हैं, स्विमिंग अच्छी करनी है। तो शायद वो एक पैकेट 5 पे आ जाए और वही मोटिवेशन बनता जाएगा। तो रिक्रिएशन प्लेस जहाँ भी हेल्दी इन्वायरमेंट है, आप ऐसी जगह जाएं और अपने दोस्तों को भी बोलें कि आप ऐसी जगह जाओ। आप पुश नहीं कर पाओगे, वो एक
क्लिक है, वो एक मोटिवेशन है जो उसके अंदर अपने आप से आएगा। तो वो अंदर से आना ज्यादा जरूरी है। अंदर से हाँ। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो उस जगह जाने की। रिहैब सेंटर क्या है? रिहैब सेंटर में वो को ले आके बिठा दिया जाता है ना, सोर्सेस कट हो जाता है। लेकिन रिक्रिएशन सेंटर्स क्या है? रिक्रिएशन सेंटर्स वो जगह है जहाँ पे आप जाते हैं और आप मोटिवेट होते हैं किसी का शरीर देख के, किसी का स्टेमिना देख के, किसी की प्रेजेंस देख के, किसी का ऑरा देख के। वो ऑरा, वो प्रेजेंस शायद आपको मोटिवेट करेगी, यार मैं भी ऐसा हो जाऊं। बहुत सारे लोग शाम को जिम करने जाते हैं या एक्सरसाइज करने जाते हैं, और मैंने जितना सुना है कि शाम को हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी शटडाउन मोड में आने लग जाती है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा के नहीं सोना चाहिए अपना। तो वो कितना सही है और उसको अवॉइड करना चाहिए? बहुत लेट ना हो आप, लेट इवनिंग कर लो आप। मतलब कोशिश तो यही है कि देखिए, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि आप सुबह करके खत्म करें तो आपका दिन आपके कॉम्पिटिटर से या अपने लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। जो लोग 9 बजे अपना काम शुरू कर रहे हैं, शायद आप 7 बजे तक फ्रेश होके, 8 बजे तक फ्रेश होके आप उस ब्रेन के साथ काम पे निकल जाएंगे जहां सुस्त ब्रेन उठेंगे। एथिकली तो आपको सुबह सुबह सब काम खत्म कर देना चाहिए। आपको ये काम की तरह ना लगे एक्सरसाइज। आपको फिर क्या होगा, जब आप काम खत्म करके आते हो ना, तो ये आपके लिए एक काम हो जाता है। देखिए, बैरियर लगता है कि यार अब काम करना है, काम के बाद फिर काम करना है। लेकिन अगर आप इसे सुबह कर लेते हैं तो ये काम नहीं लगेगा आपको, ये ज़रूरत लगेगी। और उसके बाद आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बड़ा दिन हो जाएगा आपका। चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कंपटीशन आपके कॉम्पिटिटर से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो हम इस हैबिट को एक कंसिस्टेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? सुबह उठ के चाय कैसे पी रहे हैं? आदत है तो उसकी। फिटनेस भी आदत है सर। फिटनेस ऐसे रॉकेट साइंस थोड़ी है। बट लोगों की तो अभी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्योंकि उनको लगता है कि यार हम सुबह नहीं उठ सकते, हम अगर सुबह उठ जाएंगे तो ठीक है, 4 दिन जाएंगे फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी आपकी बात सुन के मुझे मोटिवेशन तो आ गया, मैं 4 दिन जाके जिम चला भी जाऊंगा, 5वें दिन से मेरा मोटिवेशन डाउन होने लग जाएगा। तो उस मोटिवेशन को एक हैबिट में कैसे कन्वर्ट करूं? हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए सर सबसे आसान काम क्या है? आप क्लब कल्चर में है। क्लब कल्चर में मतलब क्या है कि आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स क्लब जाए जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो। ओके, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो। सपोज करो आप हस्बैंड वाइफ या बच्चा, आप 4 लोग एक जगह जाते हैं। आपको जिमिंग पसंद है, आप जिम चले गए। आपका बच्चा एक क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कर रहा है, आपकी वाइफ एरोबिक्स कर रही है, योगा कर रही है, आपकी बेटी बैडमिंटन खेल रही है। तो एक पूरी फैमिली जब ऐसी जगह जाती है ना, तो आप एक तो रेगुलर हो गए ही हो गए, क्योंकि 4 लोग हो गए हैं जो मोटिवेटेड हैं। बच्चा जब मैंडेटरी आपको लेके जाएगा, उसके लिए तो सबसे हैप्पी प्लेस हो, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आप अच्छे हो रहे हो। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि उस क्लब में एक कोई इंटरनेशनल एथलीट या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा हो और आपका बच्चा उसको देख रहा हो। तो उस दिन से उस जगह पे आपका बच्चा सपने देखने चालू कर देता है कि वो भी उस इंटरनेशनल प्लेयर की तरह बन जाए। ये तो फैमिली की बात होगी, बट अगर कोई मैरिड नहीं है या हमारी टीम मेंबर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह उठना चाहते हैं बट रात को 12 बजे तक जगते रहते हैं, 2 बजे तक जगते रहते हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, उसके कारण फिर ऑफिस आने में भी लेट हो जाते हैं। तो ऐसी जगह शाम भी तो है। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री को समझिए। फिटनेस इंडस्ट्री को अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो फिटनेस इंडस्ट्री चालू जब होती है, जब दूसरे काम बंद होते हैं, या ऑलरेडी बंद है दूसरे काम, सुबह जैसे बंद है ना। और फिटनेस इंडस्ट्री बंद तब होती है जब दूसरे काम चालू होते हैं। तो फिटनेस इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही सर, वो तो आपका इंतजार कर रही है कि आप काम खत्म करके आओ या काम से पहले आओ। तो फिटनेस इंडस्ट्री आपकी सहूलियत के लिए दोनों जगह पे है। बंद करके आओ या चालू करके आओ, दोनों जगह खड़े हैं। क्योंकि वो इंडस्ट्री काम ही तब करती है जब आप अपने बिजनेस आवर के बाद फ्री होते हो। जो आपका बिजनेस आवर है, उस बिजनेस आवर में फिटनेस इंडस्ट्री बंद है। आप यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा बैरियर है आज की तारीख में फिटनेस के लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर इंटरनेट पे ही सारा ज्ञान होता, तो स्कूलों की, कॉलेज की क्या जरूरत थी? राइट। तो वैसे ही एक्सरसाइजिंग पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है कि अगर आप ऑनलाइन देख के, पढ़ के, अगर आप खुद कर पा रहे हैं, तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु की आपको उतनी ही जरूरत है, क्योंकि गुरु
में वो बात होती है जो शिष्य को पहचान जाता है। वो इसलिए नहीं, वो उसकी ऑरा से, उसके चलने से, उसके खड़े होने से, या दोनों के बीच में जो सिक्स सेंस है, जो कनेक्टिविटी है, वो मैच कर जाती है। तो वो बोलता है ना, ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे जाके, ये अच्छा क्रिकेट खेलेगा, इसको बॉलिंग करवाओ, इसको बैटिंग कराओ। वो इंटरनेट पे कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। इंटरनेट पे एक चीज लिखी हुई है, एक थ्योरी लिखी हुई है। उस थ्योरी में मुझे लग रहा है कि अगर इसका सिर्फ रिस्ट इधर से इधर हो जाएगा, तो ये जो कर रहा है इसकी स्किल और डेवलप हो जाएगी। वो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो फिजिकली मिलेगा। आजकल मैंने देखा कि जब जिम भी जाते हैं तो जैसे सेट्स मार रहे हैं और थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो तुरंत मोबाइल उठा के हम रील देखना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ कितना लगता है कि सोशल मीडिया यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहा है लोगों की फिटनेस में? देखिए, रील देख रहे हैं वहां तक तो ठीक है, वो रील में क्या देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह का मटेरियल कंज्यूम करें वो भी बहुत important वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? एआई इतना अच्छा टूल है सर, आप जो ढूंढोगे आपको वो मिलता है। अगर मैंने कोई शॉपिंग डाली है तो मेरे आसपास वही चीजें घूमती रहेंगी। अगर मैंने फिटनेस डाला है तो मेरे आसपास फिटनेस घूमेगा। मैंने अगर हेल्दी फूड डाला है, या मेरा दिमाग जो बोल रहा है, मेरे सामने वही घुमाता है एआई। हम्म। है ना? तो एआई बहुत अच्छा टूल है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। सो सर मैं देखता हूँ कि जिम में ट्रेनर्स हमको बहुत सारी चीज़ें कई बार सजेस्ट करते हैं। तो क्या हमको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिम जाने से पहले? जिम जाने से पहले आप ब्लड टेस्ट ना कराएं, आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट कराएं। ओके। कि हर 6 महीने में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको नहीं पता, आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। आज अगर मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ तो क्या मैं क्रिएटिन उस पर और लूंगा? क्या नहीं लूंगा ना, राइट? तो अगर मेरे को कोई बोल भी रहा है कि भाई क्रिएटिन ले लो, तो मुझे ये तो पता हो कि मेरी बॉडी कितना क्रिएटिन डेवलप कर रही है और कितना ले पाएगी। मुझे एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, या उस ट्रेनर को एनालाइज करना पड़ेगा ना। सर आपके ब्लड की रिपोर्ट ला दो तो मैं बताता हूँ आपको कि लेना है नहीं लेना। ना मैं किसी चीज को सजेस्ट करने से पहले उस चीज के बारे में जानूं तो क्या आपका शरीर उसको अडॉप्ट कर पाएगा। एक्सेक्ट। तो जैसे प्रोटीन की भी लोग बातें करते हैं, किसी का बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड बढ़ा है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं उसको प्रोटीन सजेस्ट कर सकता हूँ? ये मेरी नहीं, डॉक्टर की कॉल है। जहाँ साइंस आ गया, जहाँ मेडिसिन आ गई, वहाँ डॉक्टर की कॉल है, वो ट्रेनर की कॉल नहीं है। तो हमको सीधे ट्रेनर के सजेस्ट करने पे नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है पहले हमको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, बिल्कुल। अपनी बॉडी के हिसाब से फिर इस चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। जितना आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, दूसरा आपको गाइड करने के लिए स्कूल जाते हो, आप एक सब्जेक्ट पिक करते हो ना, उस सब्जेक्ट में फिर आप मास्टरी करते हो। तो शरीर भी एक सब्जेक्ट, उसमें मास्टरी आप खुद करनी है। आप मास्टरी करोगे, आपको गाइड करने वाले लोग मिलते जाएंगे। आप उस सब्जेक्ट को दूर कैसे कर सकते हो अपने आप से? यू नो योर बॉडी, और आपसे अच्छा आपकी बॉडी को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप फील करते हो, राइट? आपको समझ में आता है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है नहीं करना, नहीं हो रहा। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो जो आप फील कर रहे हो वो मैं फील नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था बट आज आ रहा है कि यंगस्टर्स को या यूथ को डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहला क्वेश्चन, क्या सच में डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर मैं आज अपनी माँ बाप के बारे में बात करूँ या उनकी जनरेशन की बात करूँ तो उनके लिए ऐसा है कि डिप्रेशन कुछ नहीं है और वो और 4 सुना देंगे आपको, या हो सकता है आप पिट भी जाओ उनसे। बिल्कुल, मैं बोलता था ना कि घबराहट हो रही है, राइट? कि क्या होता है घबराहट? मुझे घबराहट नहीं हुई ट्रस्ट में आज तक कभी। ये तो मुझे फील नहीं है कि घबराहट कैसी होती है। ना, घबराहट हो रही है। एक लपाड़ा पड़ता था, घबराहट खत्म हो जाती थी। इन मॉडर्न एरा, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, जैसे कभी नहीं सुने थे हमने। पता नहीं उसकी भी गोलियां। ओके। ये खा लो सो जाओगे। हम ऐसे थे कि सोते थे तो सुबह कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज की लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, चीजें इतनी इजी अवेलेबल है। तो ये एग्जिस्ट करता है डिप्रेशन? फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्रिएट करते हैं। ओके। हम क्रिएट करते हैं। ओन योर माइंड। यस, अगेन वी आर ओवर थिंकर्स। हमें ओवर थिंकिंग से बाहर आना। और आप ओवर थिंकिंग कब करोगे? जब आप अकेले बैठोगे। सैडिस्ट कब होगे? आप परेशान कब होगे? जब अकेले रहोगे। आप जब कम्युनिटी में रहोगे, आप बिजी रहोगे। आप एक्सरसाइज करो, आप इमेजिन करके देखो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो या आप सपोज करो डांस कर रहे होते हो, क्या आपके दिमाग में कोई बात आ रही होती है? जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो आप सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हो। तो वो सब आपको डिप्रेशन से दूर, नेगेटिविटी से दूर रहे। कोशिश करो 10 ऐसे दोस्त हो जिनकी आदतें अच्छी हो, 11वें आप हो जाओगे। योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। 10 जिम जाने वाले दोस्त है ना, तो 11वां भी रेगुलर हो जाएगा। और डिप्रेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। 10 दारू पीने वाले दोस्त हैं तो आप 11वें शराबी बनना तय हो।
आप अपनी कम्युनिटी चूज करो, आप अपने सराउंडिंग्स चूज करो, आप अपने पास नेगेटिव लोग आपको समझ में आ जाएंगे, टॉक्सिक आपको समझ में आ जाएगा। कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपके अच्छा सोच रहा है, इन जिनके साथ आपको मजा आ रहा है आप उनके साथ रहो। सर आज की तारीख में क्योंकि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो बहुत सारे कपल्स में मतलब मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में बच्चों का प्रॉब्लम है। फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही, या तो फीमेल्स में कुछ इश्यूज हैं या मेल्स में स्पर्म काउंट्स बहुत कम है, तो उसका आंसर वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती चली जाती हैं फिर। तो क्या इस प्रॉब्लम को भी हम कुछ हद तक इन सब चीज़ों से सेटल डाउन कर सकते हैं? नियम से आप कोई भी काम करो, क्या खराब होगा? नहीं, बट इसमें स्पेशल ऐसी कुछ आपकी एडवाइस है जो जो लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके कुछ? अगर मेल है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही ना, हिलेगा, एक्टिव होगा, तो इट हेल्प्स। तो उससे स्पर्म काउंट भी बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे। आप कोई भी चीज एक्टिव होगी, सुपर एक्टिव होगी, इट हेल्प्स। आप मोटिवेट हो गए, आप नेगेटिविटी से बाहर आओगे, आपका ब्रेन आपसे बोलेगा कि आप अच्छे हो रहे हो, आप कर लोगे, होगा। ब्रेन आपका पॉजिटिव होगा, आपका एक्सरसाइजिंग आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, तो आपके साथ हर चीज अच्छी होने वाली। एक बात बेसिक क्वेश्चन कि क्या आपको जिम अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए? मैंने देखा कि फिर दोनों में बातें बहुत होती रहती हैं, या फिर जब आपकी वाइफ अगर एक्सरसाइज कर रही है या आपकी गर्लफ्रेंड एक्सरसाइज कर रही है तो आप उसके लिए खड़े हुए हो वहाँ पे, ऐसे में टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यू डोंट थिंक सो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट बहुत कराती है और इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल के ला पाती है? अगर आप इसको अगेन पॉजिटिव लें, ये आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपको एक लेजर टाइम मिल रहा है साथ में, आप दोनों हेल्दी हो रहे हो, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लेते? आप दोनों हेल्दी हो रहे हो। आप रील्स में तो लिख देते हो कपल गोल्स, रील्स में बोलते हो कि जो लिफ्ट्स टुगेदर दे स्टे टुगेदर, एंड इट्स ट्रू। तो आप उसको पॉजिटिवली लें। अगर आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करके एक रैप के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो शायद आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा रैप लगा रहे हो, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? आपको। आप उसको एक रैप एक्स्ट्रा लगवा रहे हो, फायदा किसको हो रहा है? उसको। जब वो अच्छी है, आप अच्छे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप दोनों अच्छे हो। हम उसको अगर पॉजिटिव लें तो कितनी बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊँ, फादर के साथ जाऊँ, अपने बेटे के साथ जाऊँ, अपनी वाइफ के साथ जाऊँ, अपने दोस्तों के साथ जाऊँ, क्योंकि हम कम्युनिटी, हम पूरी फैमिली, हम लोग, दोस्त सब अच्छे होंगे। सो सर थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस हमने आज पूछे और आपने उसके आंसर्स दिए जो लोगों के मिथ्स हैं, जो लोगों को लगता है कि लाइफ में हम नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम से हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसके आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर, प्लेजर माइन। थैंक यू।